नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अब आधुनिक कृषि तकनीक से लैस होंगे सूबे के किसान। मटका खाद के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में होगी गुणात्मक वृद्धि। कैबेज हार्वेस्टिंग मशीन से कम समय में करे पत्ता गोभी की कटाई। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप में आधुनिक कृषि को किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बीते दिनों आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं से युक्त कृषि ज्ञान वाहनों को रवाना किया गया। इस वाहनों पर मौजूद कृषि और पशु विज्ञान के विशेषज्ञ जल एवं पर्यावरण को बचाए रखने वाली टिकाऊ खेती एवं नवीनतम तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही 811 करोड़ की लागत से कृषि और कृषक हितकारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। किसान कॉल सेंटर, मक्का विकास योजना, पोषक अनाज मिलेट्स विकास योजना, कृषि यांत्रिकरण, जैविक खेती प्रोत्साहन, उद्यान से संबंधित योजनाओं सहित कुल 20 योजनाएं किसानों के लिए शुरू की गई है। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय काफी अहम है, क्योंकि अभी मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस समय आम के पेड़ में मंजर आ चुके हैं। इसलिए किसान इन दिनों अपने बाग या पेड़ का खास ध्यान रखें तो अच्छी फसल होगी। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन पेड़ों पर बॉर्ड लगा हो उस वक्त कीटनाशी या पानी का छिड़काव ना करें, क्योंकि इसका परागकण हवा या मक्खियों द्वारा होता है। अगर कीटनाशक का छिड़काव कर दिया जाए तो मक्खियां मर जाएगी और बॉर्ड पर नमी होने के कारण परागकण नहीं होगा, जिससे फल बहुत कम आएंगे। आम के जो बगीचे हैं उसमें पानी बिल्कुल ना दें। अभी जो है पौधे को किसी भी प्रकार का सिंचाई ना करें, पानी को एकदम रोक दें। दूसरा कि जो पौधा है वो जिसमें मंजर आया हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का धुलाई ना करें, चाहे वो पानी से हो चाहे दवाई से हो। किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें, क्योंकि अभी जो फूल है उसका खिला हुआ है और ऐसी अवस्था में अगर आप पौधे की धुलाई करते यानी कि उस पर स्प्रे करते हैं तो उसका पराग है वो झड़ जाएगा और उसमें आम का फल नहीं बनेगा। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा परंपरागत खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खादों के अधिक से अधिक प्रयोग की भी सलाह दी जा रही है। इनमें मटका खाद एक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद एवं कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मटका खाद को तैयार करने के लिए एक मटके की आवश्यकता होती है। इसमें प्रति 10 लीटर पानी के अनुसार 7 ग्राम चने का सत्तू, 7 ग्राम गुड़, आधा लीटर गोमूत्र, 2 किलो गोबर मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी के घड़े में डालकर कपड़े से मुंह बंद कर दिया जाता है। 21वें दिन मटके में खाद तैयार हो जाती है। एक मटके में 10 लीटर खाद तैयार होती है तथा 1 लीटर खाद में 10 लीटर पानी मिलाकर खेतों में डाला जाता है। इस खाद के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही फसल में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। गन्ना बिहार की प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है। किसान भाई, अगर आप गन्ना की खेती कर रहे हैं तो गन्ना से संबंधित जितनी भी किस्में हैं उसकी जानकारी बेहद अहम है। गन्ना की खेती 2 प्रकार की होती है, पहली अगाध, दूसरी मध्य पिछात। अगाध किस्मों में राजेंद्र गन्ना 1, राजेंद्र गन्ना 3 और राजेंद्र गन्ना 5 है। वहीं मध्य पिछात किस्मों में राजेंद्र गन्ना 2 COP 09437 है, जिसकी खेती कर अच्छी आमदनी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। फसल की पैदावार होने के बाद किसान भाइयों के लिए सबसे कठिन काम होता है उसकी कटाई करना, क्योंकि इसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगते हैं। यही वजह है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर कृषि यंत्रों का निर्माण करते हैं जिससे खेती का कार्य आसानी से हो सके। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है कैबेज हार्वेस्टिंग मशीन, जिससे किसान आसानी से पत्ता गोभी को खेतों से निकालकर इसे एक बैग में इकट्ठा कर सकते हैं। इस यंत्र की खास बात यह है कि इसे पुरुष या महिला दोनों में कोई भी किसान चला सकते हैं काफी आसानी से।
सफलता की आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वैशाली जिले के चकवारा ग्राम निवासी अर्जुन सिंह से। परंपरागत तरीके से इतर अब किसान बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने लगे हैं। इस लिहाज से सब्जियों की खेती में किसान को ज़्यादा फायदा दिखने लगा है। वैशाली जिले के चकवाड़ा गांव के निवासी अर्जुन सिंह जो ऐसी खेती कर अपना भरण पोषण चला रहे हैं, ये फूलगोभी की खेती के साथ साथ उसी में मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। इनका कहना है कि फूलगोभी स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छी कीमत मिलती है, साथ में मिर्च से हमें मजदूरी में राहत मिलती है, जिससे मुनाफा बेहतर होता है। अर्जुन सिंह फूलगोभी की खेती के साथ साथ बीज उत्पादन भी करते हैं और इसे स्थानीय बाजार में बीज बेचकर लाभ कमाते हैं। सब्जी का फूलगोभी का होते आ रहा है, लेकिन हम लोग कभी कभी मिर्चा वगैरह भी उसमें लगा देते हैं ताकि बराबर आमदनी फूलगोभी कट डालने के बाद मिर्चा से थोड़ा बहुत आमदनी हो न जाए। इसका जन मजदूर का भरण पोषण और किसान को भरण पोषण के लिए उपयुक्त है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। भिंडी 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 5000 से 5200 रुपये प्रति क्विंटल, फूल गोभी 3000 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 2800 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान कैसा रहेगा, एक नजर मौसम के मिजाज पर। दोपहर के बाद आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। 13-14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, इस समय चने की फसल में फली बोरर का हमला हो सकता है। फली बोरर से फसल को बचाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि 600 लीटर पानी में साइपरमेथ्रिन 400 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 1.25 लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के अगले भाग में हम ड्रोन तकनीक के विषय में बात करेंगे। वैसे तो कृषि के क्षेत्र में कई तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल होता रहा है, जो कि काफ़ी कारगर भी साबित हुए हैं। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो है ड्रोन तकनीक। तो आइए आज हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे ड्रोन तकनीक से उन्नत खेती कैसे करें। और ये जानकारी हमें दे रही हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल कृषि में ड्रोन की चर्चा बहुत हो रही है। ड्रोन की मदद से कैसे अपने कृषि को उन्नत बनाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है और कम संसाधन में, कम मेहनत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र पटना बाढ़ में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर रीता, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कृषि में ड्रोन की क्या भूमिका हो सकती है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये आजकल काफ़ी चर्चित है ये ड्रोन। तो ड्रोन जो है ये एक्चुअली है क्या, ये मानव रहित विमान है और इसको बोलते हैं हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं इसको। और ये जो खेती बाड़ी में कृषि ड्रोन की बात, ऐसे तो ड्रोन बहुत सारे फील्ड्स में इसकी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जैसे आपने कृषि ड्रोन का चर्चा किया, तो कृषि में ड्रोन की जो भूमिका है इसमें, जैसे आज हम सभी जानते हैं किसान भाई कि मज़दूर मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो मनमाने दाम पर मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो मज़दूरों की समस्या से जो जूझते हैं हम लोग खेती बाड़ी से, धान की खेती हो चाहे रबी का बुआई की बात किया जाए, तो मज़दूरों की समस्या से ये दूर करता है हमारा कृषि ड्रोन। और साथ ही साथ जैसे खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, नैनो यूरिया का चाहे कीटनाशक का छिड़काव वगैरह, ये कृषि ड्रोन से बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेतों में की जाती है, जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो मज़दूर
काफ़ी दिन बहुत समय लगाते हैं, ये बहुत कम समय में हम ये कृषि ड्रोन से पूरा कर लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक्यूरेसी बहुत है, मतलब जो मजदूर करेंगे तो इसमें त्रुटियां की चांसेस है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम, लेकिन हम कृषि ड्रोन से करते हैं तो बड़ी ही यूनिफॉर्म ढंग से ये कीटनाशक की बात की जाए चाहे खाद की बात की जाए तो इसका छिड़काव हो जाता है और काफ़ी कम समय में होता है और इसमें एक्यूरेसी काफ़ी रहती है। और साथ ही साथ जैसे फसल 1-1.5 महीने की हो जाती है तो अगर उस समय कभी कभी क्या होती है कि जब कीड़े मकोड़े का अटैक होता है तो ऐसे जनरल मोर देन 50% हो जाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि ओ कीट वगैरह लग रहे हैं। लेकिन अगर ड्रोन फसल स्वास्थ्य को भी चेक बहुत अच्छा से करता है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छा से करता है। अगर घुमा दिया जाए पर्टिकुलर किसी एक पैच में अगर कीट लगी हुई है तो ड्रोन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और बहुत बड़े लॉस से किसान भाइयों को बचाता है। और साथ ही साथ जैसे बहुत लार्ज स्केल में क्रॉप लगा है तो पर्टिकुलर उस एरिया में जो कीट लगे हुए हैं तो खेतों के बीच घुसकर उसको निदान करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पूरी फसल थोड़ी नष्ट हो जाएगी आने जाने से। तो ये लाभ हम लोगों को ड्रोन से मिलता है कि उस एरिया में जो कीटनाशक चाहिए पर्टिकुलर एरिया में जाके और कीटनाशक का छिड़काव करके हमारे फसल को बहुत बड़ी क्षति से बचाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को ड्रोन के बारे में दी डॉक्टर रीता। चूँकि बिहार के किसान अभी यहाँ पर ड्रोन का प्रयोग बहुत सीमित है, ट्रायल के रूप में चल रहा है, तो कैसे अपनाएं, उनको क्या कोई प्रशिक्षण मिलेगा, कहाँ से ड्रोन को प्राप्त कर सकते हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि हमारे किसान भाई अगर ड्रोन का इस्तेमाल करें तो किस प्रकार की खेतों में कर सकते हैं और कहाँ से ड्रोन की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जहाँ एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ड्रोन इतने फ़ायदे कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याओं से बचा रहा है ड्रोन हमारा, फसल प्रोडक्शन वगैरह में भी काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ड्रोन चलाना केवल प्रशिक्षण लेने के बाद ही हम ड्रोन को चला सकते हैं। और ये प्रशिक्षण जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जैसे सबौर से मिलता है और बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र जैसे पायलट ट्रेंड हो गए हैं, हमारे बाढ़ में भी हैं, वहाँ से भी मिल सकते हैं। जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी पायलट ट्रेनिंग ले चुके हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। पूसा समस्तीपुर से भी हमारे किसान भाई ट्रेंड होके इस ड्रोन को चला सकते हैं। प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, बिना प्रशिक्षण और बिना नॉलेज और स्किल के हम ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि एज 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोई परमिशन नहीं है कि आप ड्रोन चला सकते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में देना होगा और इसमें सब्सिडी भी है। जैसे बहुत गरीब किसानों के लिए तो नहीं है, ड्रोन काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन बड़े किसान हैं उसको ये अपना कर और छोटे किसानों को जैसे हम बताना चाहेंगे 1 एकड़ के छिड़काव के लिए लोग चार्जेस करते हैं 500-600 रुपये। तो ये सोर्स ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है हमारे जो लार्ज स्केल मीडियम किसान भाई हैं। ये ड्रोन जो मिलता है सब्सिडाइज रेट पर मिलता है, उसको लेके आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ हम लोग के पास ड्रोन का लिमिटेशंस भी हैं। तो आपने अभी कहा कि कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि रोजगार भी सृजन कर सकता है, कुछ आय का साधन भी कर सकता है ग्रामीण इलाके में, तो ड्रोन का कितना मतलब क्या क्या चुनौती है, कैसे हमारे किसान भाई, क्योंकि बिहार में गरीब किसानों की संख्या ज़्यादा है, ड्रोन बहुत महंगा है, सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, फिर भी बहुत पैसा देना पड़ता होगा, सब्सिडी तो कुछ मिलती होगी, तो और क्या क्या चुनौतियाँ देखती हैं ड्रोन के इस्तेमाल में अपने खेतों पर। चुनौतियाँ तो एक है कि सभी किसान भाइयों के लिए एफर्ट नहीं कर सकते हैं। जो बड़े किसान हैं वो एफर्ट कर सकते हैं, इवन मीडियम भी एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको दे के भाड़े पर जैसे 1 एकड़ के लिए 500-600 लोग चार्जेस कर रहे हैं, छोटे किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है हमारे पास ड्रोन का, वो है कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ये ड्रोन चलेगी नहीं, तो कनेक्टिविटी ज़रूरत है।
तीसरा है कि अभी मौसम ठीक रहेगा, मौसम खराब में ड्रोन बिल्कुल नहीं चलता। जैसे बारिश हो रही है उस समय हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं उस समय हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये सब है लिमिटेशंस, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं ये सब ड्रोन के साथ लिमिटेशंस हैं। और साथ ही साथ मौसम संबंधी भी ड्रोन हमारा जानकारी भी देता है। तो जहाँ फ़ायदा है तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस वगैरह हैं ड्रोन। आपने बातचीत के क्रम में रोजगार की चर्चा की, चूंकि किसान भाई खेती से तो कुछ आय प्राप्त करते हैं, लेकिन अतिरिक्त आय के लिए उसी पे आधारित एक रोजगार का भी माध्यम ड्रोन बन सकता है। तो वह कैसे बन सकता है, कैसे संभव है? हमारे युवा चूंकि ग्रामीण इलाके से बहुत ज़्यादा पलायन भी होता है, अगर रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा तो घर में अपना बेहतर खेती भी करेंगे और रोजगार से अपना परिवार भी चला सकेंगे। तो ऐसे किस प्रकार उपाय अपनाएं ताकि ड्रोन से उनको कुछ अच्छा रोजगार मिले? जैसे हम बताना चाहेंगे, जैसे कि आजकल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीविका दीदी लोग को भी ट्रेंड करने की बात की कि जीविका दीदी अब ड्रोन ये उड़ाएंगी। हमारे किसान भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें है कि बहुत जो ओल्ड एज के हैं वो लोग ट्रेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाथ भी उनका इसमें एक ड्रोन उड़ाते समय स्किलफुली उसको चलाना पड़ता है। इसमें सबसे अच्छा कर रहे हैं तो हमारे रूरल यूथ, युवा वर्ग के लोग इस ड्रोन को बहुत अच्छा से इसको चला सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। क्योंकि जहां ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा भी अगर इसके रिमोट पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसमें युवा वर्ग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोजगार युवाओं को इस क्षेत्र में मिल रहा है। तो और क्या क्या विशेष सलाह हमारे किसान भाइयों को देंगी जिससे वे ड्रोन को अपना सकते हैं खेतों? जैसे हमने बोला ना, क्रॉप्स वगैरह को लेके तो बहुत फायदा है, लेकिन एनिमल्स वगैरह, पशुधन वगैरह प्रबंधन में भी इसका बहुत फायदा है। ये है कि जैसे मान लीजिए लार्ज स्केल पर एनिमल्स हैं, लेकिन मान लीजिए हम उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि कंडीशन क्या है या कहीं गुम हो गया, तो वो हम ड्रोन चला के वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि पर्टिकुलर उसको खोज निकालता है हमारे एनिमल्स को, बीमारियों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि पर्टिकुलर ये बीमार है, इस तरह का। और साथ ही साथ मौसम, जैसे अभी आज ठीक है, लेकिन अगले 10 दिन की मौसम बारिश होगा या तेज़ हवाएं चलेंगी या मौसम साफ रहेगा, जो हमारे किसान भाई को बहुत ज़रूरत है, जिसके बेसिस पर अगले 10 महीने की तैयारी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमारे किसान भाई ये ड्रोन के थ्रू ले सकते हैं, मौसम संबंधी जानकारी। आपने देखा डॉक्टर रीता ने कितनी विस्तार से जानकारी दी ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में। डॉक्टर रीता, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि ड्रोन तकनीक का कृषि में क्या महत्व है, ये कितना उपयोगी है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को देखते हुए सरकार समय रहते सजग हो गई है। उसने अब वर्मी कंपोस्ट के रूप में रासायनिक खादों का विकल्प तैयार कर लिया है। नतीजतन आज फिर पारंपरिक कंपोस्ट खाद की ओर हमारा रुझान बढ़ा है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केचुए मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं। केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी से छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो खाद का काम करती है। प्रकृति के आधार पर केचुए 2 प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बनिक पदार्थ खाने वाला केचुआ, दूसरा मिट्टी खाने वाला केचुआ। कार्बनिक खाने वाला केचुआ केवल सड़े गले पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इन्हें खाद बनाने वाला केचुआ भी कहा जाता है। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। फोरिडा प्रजाति का केचुआ खाद बनाने में वृहद रूप से प्रयोग हो रहा है। इन्हें इनके रूप रंग के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी बैगनी केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से बनी पक्की क्यारियां यानी वर्मी बेड बनाई जाती है। क्यारियों को भरने के लिए गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फल के छिलके आदि कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं।
आवश्यक जानकारियां। केचुआ उत्पादन हेतु बेड में नमी 30 से 35% तथा केचुआ खाद के अधिक उत्पादन हेतु 20 से 30% के बीच रखनी चाहिए। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मेंगनी एवं घोड़े की लीद के अलावा कृषि अवशिष्ट को भी कच्चे माल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाने पर खाद दुर्गंध रहित हो जाती है तथा दानेदार व गहरे रंग की दिखाई देने लगती है। छूने पर खाद चाय के दानों के समान लगती है। केचुआ खाद से लाभ। केचुआ खाद पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद है, जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मूल्य कम होने के कारण खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तरह का जीवाणु उपस्थित नहीं होते। मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है। पानी प्रदूषित नहीं होता। वन जीव जंतु को सुरक्षा, पशुओं को अच्छा आहार मिलता है। इस प्रकार प्राकृतिक खाद की गुणवत्ता से जो किसान आज परिचित हो चुके हैं, वे आर्थिक रूप से भी संपन्न होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैविक खाद की महत्ता और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी इसके प्रचार प्रसार पर काफी बल दे रही है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की कुछ ऐसी ही नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।